नमस्कार, सुबह का समय मार्केट पे अपडेट। देखिए, जब तक ये तेल स्थिर नहीं होगा ना, तब तक आपका मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मंगलवार को मार्केट में थोड़ा-सा रिकवरी था, वेडनेसडे को फिर से धुलाई-पिटाई हो गई। तो ये तेल का स्थिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के लिए। ये कल रिलायंस का डील हुआ। हालाँकि इसमें मैं क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ कि ये 300 बिलियन का बेनिफिट्स बता रही यूएस की गवर्नमेंट। ये प्लांट डालने में 4-5 बिलियन ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ऐसे बोला जा रहा है कि शायद वो वेनेजुएला का तेल लेके वहाँ पे रिफाइन करेंगे। तो जैसे आईटी सेक्टर में होता है ना, आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज समझ पाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि वो 2-3 महीना तक कोई प्रोजेक्ट नहीं होता तो वो बेंच पे बैठे रहते हैं, और अचानक में आपको कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है ना, तो एकदम आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको इज्जत मिलने लगता है। सेम चीज है। हम क्या है कि 6 महीना 7 महीना से वो यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा था, 25% एडिशनल टैरिफ लगाया जा रहा था। अब ये रिलायंस का डील हो गया, अगर ये तेल का लफड़ा नहीं होता ना, तो मार्केट को बहुत अच्छा लगता। मार्केट को लगता है शायद इंडिया भी एडिशनल टैरिफ के झमेले से निकल गया है, क्योंकि ये तेल का तलवार लटका हुआ था। तो मार्केट ने अप्रिशिएट नहीं किया। देखिए, जो डील हुआ है रिलायंस का, हालांकि अच्छा डील है, लेकिन क्या है, ये रातों रात कुछ चमत्कार नहीं होगा। वहां रिफाइनरी बैठेगा, फिर वो प्रोडक्शन करेंगे, रिफाइन करेंगे। तो अगर आप सोचोगे कि 2-5 दिन में रिलायंस का स्टॉक यहाँ से 2 गुना 4 गुना हो जाएगा इतनी बड़ी कंपनी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा वो डील को पढ़ना चाहिए कि कब बेनिफिट आएगा, कितना रुपया लगेगा, कौन पैसा लगाएंगे। तो थोड़ा सा डील पढ़ के फिर एक्साइटेड होइए रिलायंस के, वरना कल क्या है, रिटेल इन्वेस्टर काफी एक्साइटेड थे रिलायंस के स्टॉक को लेके। अभी तेल पे आते हैं, तेल पे बात करना पड़ेगा। तेल पे क्या है कि जो जितने भी G7 वाले देश है, जितने भी बड़े देश है, वो बोल रहे हैं कि हम जितना हमारा रिजर्व है ना, उससे तेल निकालेंगे। देखिए, तेल है ना, 100 मिलियन तेल लगता है पूरे धरती पे। अब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो लफड़ा हुआ है, उसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि 20% तेल इंपैक्टेड हो गया है। तो अब वो बोल रहे हैं हम रिजर्व से निकालेंगे। लेकिन जैसे होता है ना कि समझ लीजिए आपका कभी कभी जो व्यापारी वर्ग वाले होते हैं वो समझेंगे कि अगर आपका 1 महीना अच्छा बिक्री नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो, सेविंग्स तोड़ते हो। तो आप एक बार काम तो चला लेते हो, लेकिन अंदर से आपको अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हो कि ये धंधा जो है ना वापस रिवाइव करे, कैश वापस आना चालू कर दे। तो ये तेल को रिवाइव जो है होना पड़ेगा, मतलब स्थिर होना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ईरान की तरफ से अब कुछ हिंट्स आए हैं। उन्होंने बोला कि हम बात करने को तैयार है, अगर आप ये जो भी हमारा नुकसान हुआ है आप कॉम्पेंसेट करते हो, आप हमारे राइट्स के लिए बात करते हो, और आप ये बोलते हो कि हम वापस से अटैक नहीं करेंगे। तो आई थिंक डायरेक्शनली वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये जो हिंट है, पहले 2 दिन पहले से यही चल रहा था, मंडे टू वेनेसडे, कि हम तो ये अब बात करने को ही तैयार नहीं है। लेकिन ये हाल फिलहाल में ही स्टेटमेंट आया है कि हम, चलो तुम अगर ये 3 कंडीशन देखते हो तो हम बात करते हैं। और क्योंकि इतना बड़ा ये तेल का टर्बुलेंस हो गया ना, तो क्या पता यूएस भी टेबल पे आके बात करने के लिए रेडी हो जाए। गैस के बारे में बात करते हैं। गैस का इशू है, रेस्टोरेंट्स में इशू हो रही है। आप पहले 15 दिन में एक सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं, अब वो 25 दिन हो गया है, आप 25 दिन बाद ही एक नया सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। ये जितने भी इंडक्शन कुकटॉप वाले स्टॉक्स है ना, उसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है। फिर से मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है ना, पहले के जमाने में जब बत्ती चल जाता ना, अब तो आपके पास ये ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है। पहले बत्ती चल जाता था तो आप सबसे पहले मोमबत्ती खोजते थे, अरे मोमबत्ती किधर है। और जैसे ही सबसे पहले बत्ती आता था ना, आप सबसे पहले वो मोमबत्ती पे फूंक मारते थे। तो ये जो इंडक्शन वाला जो खेला है ना, मुझे वैसे ही मोमबत्ती जैसा लग रहा है। अभी तो क्या है, वो गैस का इशू है, तो अरे इंडक्शन किधर है, इंडक्शन वाले स्टॉक्स किधर है। जैसे ही ये, अगर ये गैस का कुछ अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आया ना, सबसे पहले आप इन्हीं सब स्टॉक पे फूक मार दोगे। तो देख लीजिए, अगर आप इस टाइप के स्टॉक्स में अगर आप स्मार्टली पोजिशनिंग करके पैसा बना सकते हैं तो आप, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक मैं पर्सनली तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। गैस में भी क्या है, मेरा पर्सनल व्यू क्या है कि अपना क्या है, रिलेशनशिप अच्छा है ईरान के साथ। और अपना जो 90% ऑफ द गैस है ना, वो लोगों के काम में आता है। तो हो सकता है ह्यूमैनिटी ग्राउंड में ना ईरान बोल दे कि भैया चलो इंडिया पे गैस जाने दो, या गैस का सप्लाई कर दो, या कुछ हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इस पे कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाए। तो मैं पर्सनली ये गैस स्टोव वाले स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर आप उस टाइप का ट्रेड कर सकते हैं तो आई एम वेरी गुड फॉर यू। उसके बाद ये ट्रेड टैरिफ का लफड़ा वापस से आ गया है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया सेक्शन का इस्तेमाल किया है, सेक्शन 301 का। 301 क्या बोलता है, थोड़ा सा ज्यादा पावर दे देता है उनको, कि अगर कोई सामने वाला देश अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि आपकी जो यूएस की इंडस्ट्री है उस पे इंपैक्ट आ जाए, कि वो पर्पसली क्या है कि सस्ता बेच रही है। एग्जांपल जैसे ईएमएस सेक्टर है हमारा, ईएमएस सेक्टर क्या चल रहा है, वो सब्सिडी के कारण ही चल रहा है। सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, आप असेंबली करते हो और मोबाइल बेचते हो। तो अगर यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि आप पर्पसली क्या है ना, यूएस की इंडस्ट्री को हैम्पर करने के लिए आप पर्पसली सब्सिडी दे रहे हो,
उसके कारण हमारी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आ रहा है ना, तो हम आप पे टैरिफ लगा रहे हैं। 16 कंट्री पे ऐसा बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप टैरिफ के माध्यम से या लो प्राइसिंग के माध्यम से हमारे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करें। तो देखिए नया नया तरीका है, 3-4 सेक्शन है। ये सेक्शन उनको लगा कि सबसे अच्छा रहेगा। इसके माध्यम से हो सकता है ये जो हम टैरिफ वाला खेल खेल रहे थे वो कंटिन्यू कर ले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये टैरिफ में थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वो क्या अब नया एक सेक्शन लेके आ गया है। और वो सेक्शन थोड़ा इलेबोरेट है, उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा हाथ पीछे खींच ले। देखना होगा, ये जस्ट अनाउंसमेंट आया है। तो लेकिन ठीक है, अभी तो तेल का बड़ा इशू है, टैरिफ पे ध्यान नहीं जाएगा मार्केट का उतना। और टैरिफ क्या नया इशू नहीं है, मार्केट को पता है ये काफी दिनों से। तो ये तेल वाला ही जो इशू है वो है। मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि ये ईरान की तरफ से ये जो टॉक्स आया ना, हो सकता है कि ये बोल दे कि भाई बैठ के कि सीज फायर हो गया है और ये कॉम्पेंसेट कर देंगे हमें हमें और हम आगे बढ़ते हैं। फिर 2-3-4 क्वेश्चन लेते हैं। एक जय कुमार जी का क्वेश्चन है क्यूपिड के अराउंड में। देखिए क्यूपिड मैंने भी देखा है, काफी तेजी से भाग गया है। देखिए ऐसा कुछ है नहीं, देखिए कि आपके सामने बहुत बड़ा मार्केट है, 100 करोड़ का धंधा कर दिया, 12% आरओई है। कि ऐसा कोई चमत्कारी हो गया कि जिसके कारण से शेयर जो है इस इतनी पागलों की तरह भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। मैं आपको ना उदाहरण दूंगा, एक तो सुनील हाईटेक बोल के एक कंपनी था, अभी भी शायद लिस्टेड है, 20-30 पैसा पे है। तो बहुत बार क्या होता है ना, इस टाइप की कंपनी बहुत तेजी से भाग जाती है। 2016-17 में शायद सुनील हाईटेक या ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, वो एकदम उन्होंने राइट बोनस सब एक साथ अनाउंस कर दिया था और शेयर क्या ना बहुत तेजी से भाग गया था। वही आई थिंक 2-4 रुपए से वो 30, 35, 36 रुपए चला गया था। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। आप देखिए, आपको अगर क्यूपिड का स्टॉक देखना ना, क्या अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ा है। अभी कुछ 100 करोड़ का सेल कर रहे हैं, तो क्या ये 200-250 करोड़ का सेल तुरंत कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं, 2 साल में कर सकते हैं। आरओई 12% का आरओई है। जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं उसमें क्या ही मार्जिन होगा, मतलब बहुत तेजी से आप मार्जिन भी नहीं बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि बहुत तेजी से वो सेल्स को बढ़ा सकते हैं और आपको लगता है कि बहुत तेजी से आरओई को बढ़ा सकते हैं, तो गुड फॉर यू। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये कंपनी में बहुत ही ज्यादा अब नॉर्मल प्राइसिंग इसको मिलना चाहिए। शेयर क्यों भाग रहा है, मेरे पास आंसर नहीं है कि क्यों एक ही दिशा में भागे जा रहा है, लेकिन मैं पर्सनली इस टाइप के शेयरों से दूर रहूंगा। देखिए शेयर बाजार में 5,500 शेयर लिस्टेड है, तो आपको आगे पीछे इस टाइप की कंपनीज मिलती रहेगी जो एक एकाएक बहुत तेजी आ गया, उस तेजी का कोई आंसर नहीं रहता है। लेकिन अगर आप दूर रहोगे इस टाइप की तेजी से ना, बिकॉज इसमें फंसने का डर बहुत ज्यादा रहता है। और बाकी 4-5 और क्वेश्चंस है, उसको हम एक अलग वीडियो बना के दोपहर में कवर कर लेंगे। हम क्या है ना, जो अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं वही हम आपको बोलेंगे कि देखिए आप सबरी बन जाइए, सबरी बन जाइए तो आपके राम आ जाएंगे। देखिए आप इन्वेस्ट करते रहिए, आप मौका खोजते रहिए, तो आप सबरी बन जाओगे तो आपका जो रिटर्न है वो आ जाएगा। देखिए शेयर बाजार ही एकमात्र एसेट क्लास है जो आपको 12-15% का, एक 12 से 15% का रिटर्न दे सकता है एक लंबी अवधि में। मुझे और कोई एसेट क्लास नहीं दिखता है जो इतना अच्छा रिटर्न दे सके 12-15% का एक लंबी अवधि में। अगर आप गोल्ड, जैसे कि बहुत जन बोलेंगे लास्ट ईयर गोल्ड चला था, इस साल क्या चलेगा पता नहीं, नेक्स्ट ईयर क्या चलेगा पता नहीं, उस टाइप का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो गुड फॉर यू। मैं पर्सनली उस टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या हूँ, पर्सनली मेरा जो भी पैसा है वो शेयर बाजार में ही लगा रहता है। तो आप बने रहिए सबरी की तरह, आपके राम जरूर आएंगे, आपके रिटर्न जरूर हो सकता है 3-4 महीना 5 महीना बाद आए, लेकिन आएंगे जरूर। अगर आप खटपट खटपट करके निकल गए ना, अगर आप आज के दिन इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप अपना बेर और फूल रेडी नहीं रखोगे, तो एक दिन हो सकता है आप साइड में गए और पता चला उसी दिन आराम आ गए, तो आप मिस कर जाओगे। तो आप बने रहिए। जो नया इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं, काफी लोग हमें रीच आउट कर रहे हैं। तो जो भी नए इन्वेस्टर्स है वो अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई भी प्रकार का म्यूचुअल फंड लीजिए, लेकिन आप मार्केट में बने रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्त यारों के संग शेयर कीजिए, उन्हीं के संग शेयर कीजिए जो एक्चुअल में मार्केट सीखना चाहते हैं। बिकॉज हम जो कंपनीज के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ऐसे से मत कीजिए, उनका टाइम मत वेस्ट कीजिए शेयर करके, जो एक्चुअल में 2-5% के लिए आए हैं मार्केट में, जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो टिप्स के लिए आ रहे हैं, उनके संग आप मत शेयर कीजिए। एक सेकेंड वीडियो आपको मिलेगा, 4-5-7 क्वेश्चन है लोगों का अराउंड कंपनीज, हम इवेलुएट करके आपके साथ शेयर करेंगे। हम 10 मिनट से ज्यादा ये वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, ताकि एक संक्षेप में आपको पता चल जाए कि किस दिशा में बाजार जा रहा है। थैंक यू।